हेलो एवरीवन, वेलकम टू नूतन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग CGPSC मेंस 2013 के प्रीवियस ईयर साइंस के फिजिक्स पोर्शन के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या है? द्वैत प्रकृति, द्वैत मतलब दोहरी प्रकृति, मतलब कि जो प्रकाश होता है वो दो तरह के गुण प्रदर्शित करता है। पहला तरंग, दूसरा कण। तो तरंग और कण की अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। कैसे? तरंग प्रकृति के बारे में मैक्सवेल और हाइगेंस ने बताया है। कण प्रकृति के बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इसके अलावा न्यूटन ने अपना कणिका सिद्धांत दिया जिससे कण प्रकृति की जानकारी मिलती है। इतना आंसर 2 नंबर के लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 ओम के प्रतिरोध के तार से 1 एम्पियर की धारा 30 सेकंड में प्रवाहित होती है, तो उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा का मान तथा मात्रक लिखिए। तो हमें निकालना क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ पे धारा का मान दिया है 1 एम्पियर, समय है 30 सेकंड। तो ऊष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल टू I² RT। I की वैल्यू है 1 एम्पियर, समय दिया है 30 सेकंड। हम वैल्यू रख देते हैं, I की जगह पे 1 का स्क्वायर, R की जगह पे R है, T की जगह पे 30 सेकंड, इंटू करेंगे 30R। ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल। तो 30R जूल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 वाट शक्ति के 10 बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन 30 दिन तक जलाने पर कितना किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा व्यय होगा? विद्युत ऊर्जा व्यय को हम लोग बेसिकली यूनिट में निकालते हैं और विद्युत ऊर्जा व्यय को यूनिट में निकालने का एक फॉर्मूला होता है, व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर उपकरण की संख्या, जितनी भी संख्या में आपने उपकरण लगाया है 10 बल्ब 20 बल्ब, उसके अलावा उसकी शक्ति, वो बल्ब 40 वाट का है 50 वाट का है वो लिख सकते हैं। उसके बाद वो कितने घंटे तक चला है, उसके बाद वो घंटे के अलावा हमने उसे कितने दिन तक यूज किया। हो सकता है कि हमें 1 महीने के निकालना है तो 30 दिन तक के लिए निकालना है, और उसके बटे में हम लिखते हैं 100। इससे हम किसी भी विद्युत ऊर्जा को के व्यय को यूनिट में निकाल सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में हमें दिया है उपकरण की संख्या, कितने उपकरण है? 10 बल्ब। तो पहले लिख सकते हैं 10, उनकी शक्ति कितनी दी है? 50 वाट, तो फिर 50, फिर दिया है घंटे, कितने घंटे तक जलते हैं? 10 घंटे, फिर है दिन, कितने दिन? तो 30 दिन। बटन में लिखना है 1000, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 दिया 15, 150 किलोवाट आवर। हमने यहाँ पे वाट में दिया है लेकिन आंसर में हमेशा किलोवाट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको 1000 से डिवाइड किया है, और जब भी वाट को हम 1000 या 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो किलोवाट में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव की परिभाषा क्या है? एक बिंदु आवेश किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता तथा विद्युत विभव का सूत्र लिखिए। यहाँ क्वेश्चन बहुत लंबा कर दिया, लेकिन बेसिकली इसमें पूछा क्या है? विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव, इन दोनों की परिभाषा लिखनी है। इसके अलावा इन दोनों का सूत्र लिखना है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना है। ठीक, सबसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? एक हम आवेश लेते हैं, उस आवेश के चारों ओर उसका क्षेत्र होता है, तो उस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में एक अन्य एकांक धन आवेश, यहाँ पर हमने माना ये जितने भी बल फोर्स का अनुभव करता है वही उस क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक, वही लिखा है डेफिनेशन में, किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र पर किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश, या फिर हमारे क्वेश्चन में था बिंदु आवेश, तो एकांक धन आवेश की जगह हम लोग बिंदु आवेश लिख सकते हैं। बिंदु आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला तीव्रता बराबर बल बटा आवेश। बल को हम F से दर्शा सकते हैं और आवेश को Q से। बल का मात्रक क्या होता है? SI न्यूटन, और आवेश का कूलाम। तो इससे हमें तीव्रता का SI मात्रक मिल गया न्यूटन बटा कूलाम। ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब विद्युत विभव भी इसी की जैसे होता है। विद्युत विभव के लिए भी हम एक आवेश ले सकते हैं, इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र होगा। तो किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में जब कोई दूसरा एकांक धन आवेश आता है तो जो कार्य करता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। फिर इसका ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक मिल जाएगा जूल बटा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर क्रम संयोजन में संतुलित प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यदि 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 8 नंबर के लिए आया है। इस एक क्वेश्चन पे ही आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्या करना है, तो हमें समांतर क्रम संयोजन के लिए उसका फॉर्मूला निकालना है, सूत्र व्युत्पन्न करना है, और दूसरा है हमें एक न्यूमेरिकल करना है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध होंगे तो उसका टोटल प्रतिरोध क्या होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र निकालेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन होता क्या है? जो संयोजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। हमें करना है समांतर क्रम। समांतर क्रम मतलब समान अंतर पर आमने सामने जब प्रतिरोध लगे होंगे तब उनका प्रतिरोध टोटल कितना होगा। तो इसमें दिख रहा है 3 प्रतिरोध है, आमने सामने है, समान अंतर पर है, इसी को बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमने जोड़ दिया। इसमें क्या दिख रहा है, तीनों प्रतिरोध के एक सिरे को हम तीनों प्रतिरोध के पहले सिरे को हमने एक बिंदु पे मिला दिया है, फिर इन्हीं तीनों प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पे मिला दिया है। इसी तरह हम कितने ही प्रतिरोध यहाँ पर लगा सकते थे, ठीक है। सेम चीज को हमने डेफिनेशन में लिखा है, जब किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से जुड़ा हो तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो इसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है जिसका विभव V है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, उसको आप I से प्रदर्शित कर सकते हैं। प्रतिरोध को R1, R2, R3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसके लिए हमें सूत्र निकालना है। यहाँ पे पूरी जो धारा बह रही है वो एक है, लेकिन आगे जब धारा जाएगी तो 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, I1, I2, I3। प्रतिरोध भी अलग है लेकिन इन तीनों का जो विभव होगा वो सेम होगा। हम जानते हैं ओम, तो जो टोटल I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 वो धारा I के इक्वल होगा। ये जो I है वही 3 पार्ट से ब्रेक हो रही है, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये पहला इक्वेशन मिला। इसके बाद हम ओम का नियम जानते हैं, ओम के नियम से क्या होता है, V इज इक्वल टू RI। यहाँ से I का वैल्यू निकल गया, I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब यही से हम लोग I1 अगर चाहें तो क्या मिलेगा हम लोग को, I1 के लिए प्रतिरोध क्या है R1, तो V बटा R1। I2 के लिए क्या होगा, V अपॉन R2। सेम I3 के लिए V अपॉन R3। तो I1, R2, R3 का हम लोग को वैल्यू दिख रहा है, इसको हम लोग इस इक्वेशन में रख सकते हैं। यही करना है आगे। यहाँ पर हमने V अपॉन R I की जगह रखा, V अपॉन R1 I1 की जगह रखा, I2 का V अपॉन R2 और I3 के लिए V अपॉन R3। यहाँ पे हमें V कॉमन दिख रहा है, तो V अपॉन R इज इक्वल टू ऊपर में V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ तीनों से मैंने V कॉमन निकाल दिया, आमने सामने V काट दिया, तो हमें फॉर्मूला मिल गया 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यही हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र है। ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में बोला था कि 5 ओम के 3 प्रतिरोध लगे हैं तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। पाँच ओम, 5 ओम, 5 ओम, तीनों का मान दिया 5 ओम। इसका फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन R
इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, तीनों का एलसीएम 5 आएगा। 5 एकम 5, 1 गुणा 1 सेम 3/5। लेकिन हमें यहाँ पे बटे में है r, तो r को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इधर भी पलट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचा, तो 3 5 15, 3 6 18, 1.66 इसका आंसर होगा, 1.66 ओम। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए आया है। शुद्ध तथा अशुद्ध अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक समझाइए। पी एन संदेह डायोड किस प्रकार बनाया जाता है? तो इसमें पूरा अर्धचालक के बारे में पूछा है। अर्धचालक के दोनों प्रकार बताने पड़ेंगे, शुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। फिर अशुद्ध अर्धचालक के तो 2 प्रकार होते हैं, एन प्रकार और पी प्रकार, वो भी बताना पड़ेगा। तो आपका 15 नंबर का पूरा आंसर बनेगा। और लास्ट में पी एन संदेह डायोड क्या होता है ये भी बता दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है? अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता चालक और कुचालक के बीच होती है। सामान्य ताप पर इनमें कुछ मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, लेकिन कुछ मात्रा में ही। हमें अगर और ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो हमें इसमें कुछ न कुछ अशुद्धियां मिलानी पड़ती है। अशुद्ध जो अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता तापमान, प्रकाश, विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करती है और इनकी चालकता को डोपिंग नामक प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। डोपिंग क्या होती है? कोई शुद्ध पदार्थ है उस पर हम किसी दूसरे पदार्थ की अशुद्धि मिला देंगे, तो उस प्रक्रिया को, मतलब शुद्ध पदार्थ में अशुद्ध पदार्थ को मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग कहते हैं। तो इस डोपिंग की प्रक्रिया के माध्यम से हम अर्धचालकों की चालकता को बढ़ा सकते हैं। बेसिकली जो अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। पहला है शुद्ध अर्धचालक। शुद्ध अर्धचालक क्या होते हैं? जिनमें कोई अशुद्धि नहीं होती, नाम से ही क्लियर है, जिनमें कोई अशुद्धि नहीं होती वो शुद्ध अर्धचालक होते हैं। वे अर्धचालक पदार्थ जिनमें कोई बाह्य अशुद्धि नहीं मिलाई जाती शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। इनमें ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन हॉल युग्म उत्पन्न होते हैं। इनकी विद्युत चालकता बहुत कम होती है। इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन और जर्मेनियम। नेक्स्ट है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध, जो शुद्ध है जब उसमें कुछ अशुद्धि मिला देंगे, कोई भी तत्व कि जो दूसरी तत्व को शुद्ध में मिला देंगे तो जो बनेगा वो होगा अशुद्ध अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में कुछ मात्रा में अशुद्धि मिलाई जाती है तो वह अशुद्ध अर्धचालक बन जाता है। अब मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जब शुद्ध में हम अशुद्धि मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। मतलब डोपिंग के माध्यम से अशुद्ध अर्धचालक बनाया जा सकता है और डोपिंग करने के बाद इसकी चालकता बढ़ जाती है। जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पी का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। एन का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नेगेटिव में क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव क्या होगा? होल। तो जब हम एन टाइप पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंस किसकी होगी? इलेक्ट्रॉन। और जब हम पी प्रकार पढ़ेंगे पॉजिटिव तो उसमें किसकी इंपॉर्टेंस होगी? होल की। सबसे पहले है एन प्रकार अर्धचालक। एन प्रकार अर्धचालक क्या होता है? पहली बात तो एन प्रकार जो है वो अशुद्ध अर्धचालक का प्रकार है। और अशुद्ध कैसे बनाया जाता है? शुद्ध में अशुद्धि मिला के। और शुद्ध क्या था? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो एन प्रकार के अर्धचालक, इसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम में मेंडलीव के आवर्त सारणी के पंचम समूह या ग्रुप 15 के तत्व को मिलाकर बनाया जाता है। अब ये पंचम समूह और ग्रुप 15 क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी जानते हैं हम लोग, कुछ ऐसी दिखती है। इसे ऐसे लंबे लंबे खंड में डिवाइड किया गया है जिसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और ऐसे क्षैतिज पंक्ति में डिवाइड किया गया है उसको बोलते हैं आवर्त। तो ये जो लंबे लंबे ग्रुप है इनको नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 ऐसा करके। यहाँ पे हमको मिलता है 30 40 50। तो ये 15 नंबर का ग्रुप है। इसमें जो तत्व होते हैं जब उसको मिलाया जाता है तो एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। ठीक। और इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? फॉस्फोरस, ऑर्गेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब
मिलाए जा सकते हैं। पंचम समूह तत्व, पंचम समूह तत्व से क्या मतलब है, ये जितने भी ग्रुप 15 के तत्व हैं इनके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अंतिम कोश मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा 5 होते हैं। पंचम समूह के तत्व में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिलिकॉन में केवल 4 होते हैं। इसको समझते हैं। सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो हम ग्रुप 15 या पंचम समूह को मिलाएंगे उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें होगा क्या, ये पेयर हो जाएगा, इसका भी जोड़ी बनेगा, इसका भी जोड़ी बनेगा, और इसमें जो 5वां होगा वो अतिरिक्त बच जाता है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है यही धातु में गति करता रहता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा बहती है, तो इसी के कारण एन प्रकार के अर्धचालक में धारा प्रवाह होता है। तो हम देखें कि एन प्रकार के में इंपॉर्टेंस किसका है, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने के कारण विद्युत धारा फ्लो हो रही है। सिलिकॉन में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कोश में, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन अधिक होता है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। मैंने बताया था एन मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इम्पोर्टेंट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इलेक्ट्रॉन इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। छिद्र जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, इससे विद्युत प्रवाह का मुख्य कारक इलेक्ट्रॉनों की गति होता है। नेक्स्ट है हमारा पी प्रकार। पी प्रकार अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक भी सेम वही है, जिसमें शुद्ध अर्धचालक में कुछ अशुद्धियां मिला करके बनाया जाता है। इसमें कौन सी अशुद्धि मिलाएंगे हम, तृतीय समूह के या ग्रुप 13 की। ग्रुप 13 में क्या क्या होते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। इनके जो अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माना कि शुद्ध हमारा अर्धचालक सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन देखे थे, और जो हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स मिलाएंगे उनके अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये पेयर बना लेंगे, लेकिन ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए पेयर नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा। इस होल की गति के कारण ही पी प्रकार के अर्धचालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसलिए पी मतलब पॉजिटिव वाले में होल इंपॉर्टेंट होता है, और इसी की गति के कारण इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके बाद है पीएन संधि डायोड। पीएन संधि डायोड मतलब इसमें क्या है, पी और एन दोनों को मिला करके बनाया जाएगा। पी और एन, पी टाइप का सिलिकॉन हो गया और एन टाइप, दोनों को जब मिलाएंगे तो पीएन संधि डायोड बनता है। पीएन संधि डायोड में क्या होता है, पी के जो पॉजिटिव होल होते हैं और एन के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों बीच में गति करते हैं और एक दूसरे में आदान प्रदान करते हैं, जिससे पीएन संधि डायोड का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।